डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हमारा पेपर है इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इस पेपर में आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है विकास का क्लासिकी सिद्धांत। विकास का क्लासिकी सिद्धांत, दैट इज़ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जिसमें स्पेशली एडम स्मिथ, पिगू और मार्क्स शामिल हैं, तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के क्या विचार थे विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, उनके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो क्लासिकल सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। उनका जो मेन एम्फेसिस था, मेन मुख्य मुद्दा था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिसमें विश्वास करते थे, वो था अबंध नीति। अबंध नीति, जिसको लेज़िस फेयर पॉलिसी भी कहते हैं। अबंध नीति क्या है? क्लासिकी अर्थशास्त्री मुक्त बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपने आप चलने वाली अर्थव्यवस्था में विश्वास करते थे। कोई हस्तक्षेप नहीं। लेज़िस फेयर मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं। अबंध नीति यानी कोई बंधन नहीं, जिसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप मान्य नहीं हो। अदृश्य हाथ ही राष्ट्रीय आय को अधिकतम बनाता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार का हस्तक्षेप मिनिमम होना चाहिए और एक अदृश्य हाथ वो राष्ट्रीय आय को अधिकतम बनाने में योगदान करता है। यानी कि वो मुक्त अर्थव्यवस्था में विश्वास करते थे। पूर्ण प्रतियोगिता हो, मुक्त बाजार हो, ऐसा इसको हम कहते हैं अबंध नीति या लेज़िस फेयर पॉलिसी। दूसरा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का जो सिद्धांत था वो है पूंजी संचय आर्थिक विकास की कुंजी है। पूंजी संचय आर्थिक विकास की कुंजी, यानी कैपिटल एक्युमुलेशन इज द की टू प्रोग्रेस। सभी क्लासिकी पूंजी संचय को आर्थिक विकास की कुंजी मानते हैं। इनके लिए वे अधिक बचत करने पर जोर देते हैं। वे केवल पूंजीपति तथा भूमिपति को ही बचत करने योग्य समझते हैं। वो मानते हैं कि पूंजीपति या भूमिपति ही बचत कर सकता है, लेकिन श्रमिक वर्ग बचत करने में असमर्थ समझा जाता है, क्योंकि उसे जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही मजदूरी मिलती है। तो श्रमिक वर्ग को, जिसको केवल जीवन निर्वाह स्तर की मजदूरी मिलती है, तो उसके पास बचत करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और कोई भी अर्थव्यवस्था तब विकास करती है जब उसके पास पूंजी संचय हो। पूंजी संचय जो अर्थव्यवस्था जितना अधिक करती है, उतना उस देश का आर्थिक विकास अधिक होता है। तीसरा, लाभ निवेश की प्रेरणा, प्रॉफिट इंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार लाभ निवेश को प्रेरित करता है। लाभ निवेश की प्रेरणा, लाभ निवेश को प्रेरित करता है। जितने लाभ अधिक होंगे, पूंजी संचय तथा निवेश भी उतना ही अधिक होगा और वो आर्थिक विकास को उतना ही अधिक योगदान देगा। नेक्स्ट है लाभ घटने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट्स टू डिक्लाइन। लाभ लगातार बढ़ता नहीं रहता, बल्कि पूंजीपतियों में जब अधिक पूंजी संचय के लिए प्रतियोगिता बढ़ती है तो लाभ घटने प्रारंभ हो जाते हैं। स्मिथ के अनुसार इसका कारण पूंजीपतियों में प्रतियोगिता से मजदूरी का बढ़ना है। इसके अलावा एक और सिद्धांत जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का है, दैट इज़ फिफ्थ पार्ट, स्थिर अवस्था यानी स्टेशनरी स्टेट। ये क्या कंसेप्ट है? स्थिर अवस्था का क्या कंसेप्ट है? सभी क्लासिकी अर्थशास्त्री पूंजी संचय की प्रक्रिया को अंत में स्थिर अवस्था को देखते थे। उनके अनुसार जब लाभ एक बार घटना प्रारंभ करते हैं तो ये क्रम लगातार चलता है, जब तक कि अर्थव्यवस्था में लाभ शून्य नहीं हो जाते, जनसंख्या की वृद्धि रुक नहीं जाती,
पूंजी संचय बंद नहीं हो जाता और मजदूरी दर जीवन निर्वाह पर नहीं पहुंच जाती। तो ये एक स्टेशनरी स्टेट का कंसेप्ट भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देते हैं। उनके सिद्धांत में आता है कि यानी अल्टीमेटली पूंजी संचय की प्रक्रिया बंद हो जाती है, लाभ शून्य हो जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है और पूंजी संचय होना बंद हो जाता है, मजदूरी भी जीवन निर्वाह स्तर पर पहुंच जाती है। इसे उन्होंने स्टेशनरी स्टेट यानी स्थिर अवस्था कहा है। संक्षेप में अगर हम क्लासिकल मॉडल की बात करें तो संक्षेप में आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल ऐसे व्यक्त किया जा सकता है कि मान लीजिए लाभ में प्रत्याशित वृद्धि से निवेश में वृद्धि हो जाती है, जो पूंजी के वर्तमान स्टॉक तथा सुधरी हुई तकनीकों के अविचल प्रवाह में वृद्धि करती है। पूंजी संचय में इस वृद्धि से मजदूरी कोष बढ़ता है, परिणाम स्वरूप मजदूरी बढ़ती है। अधिक मजदूरी तीव्र जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित करती है, जिससे अन्न के लिए भी मांग बढ़ जाती है। अतिरिक्त श्रम तथा पूंजी लगाकर खाद्य उत्पादन बढ़ाया जाता है, परंतु पूंजी के घटते प्रतिफल से श्रम लागत बढ़ जाती है। परिणाम यह होता है कि गेहूं की कीमत बढ़ जाती है, जिससे लगान बढ़ जाता है, मजदूरी बढ़ जाती है और इस प्रकार लाभ कम हो जाते हैं। लाभों में कमी का मतलब है कि निवेश घट जाता है, प्रौद्योगिक प्रगति रुक जाती है, मजदूरी कोष घट जाता है और जनसंख्या वृद्धि तथा पूंजी संचय धीमे पड़ जाते हैं। तो क्लासिकल मॉडल में पूंजीवाद का अंतिम परिणाम होता है गतिहीनता यानी स्टेशनरी स्टेट, जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है। लाभों के घटने की स्वाभाविक प्रवृत्ति और परिणाम स्वरूप पूंजी संचय के रुकने से ही यह गतिहीनता उत्पन्न होती है। ऐसा होने पर पूंजी संचय रुक जाता है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है और स्थिर अवस्था शुरू हो जाती है। तो ये था क्लासिकल मॉडल ग्रोथ का, विकास का। अब हम इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी करते हैं। इस क्लासिकल मॉडल के ऊपर समीक्षात्मक टिप्पणी यानी क्रिटिकल अप्रेजल। तो इस जो आलोचक हैं वो उस क्लासिकल मॉडल को किस प्रकार देखते हैं। से पहला इसकी जो समीक्षा की जाती है वो है मध्यम वर्ग की उपेक्षा। इट इग्नोर्स मिडिल क्लास। समस्त क्लासिकी विश्लेषण ग्रेट ब्रिटेन तथा यूरोप के अन्य भागों में प्रवर्तमान सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित था। इसने पूंजीपतियों तथा भूमिपतियों और श्रमिकों के बीच समाज के एक कठोर विभाजन का अस्तित्व मान लिया था। इसने मध्यम वर्ग के कृत्य की उपेक्षा की, जो आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो मेन जोर था वो पूंजीपतियों और श्रमिकों के ऊपर था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया या उपेक्षा की कि एक मध्यम वर्ग भी है जो आर्थिक वृद्धि या विकास के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, क्योंकि डिमांड है, जो वस्तुओं की मांग है वो मुख्य रूप से वहाँ से आती है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की अवहेलना। नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्लासिकी अर्थशास्त्रियों के लिए पूर्ण प्रतियोगिता तथा निजी संपत्ति की संस्था आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य मान्यताएं हैं, परंतु वे उस महत्वपूर्ण कृत्य को अनुभव करने में असमर्थ रहे जो आधुनिक वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र ने पूंजी संचय को त्वरण करने में धारण किया है। तो आधुनिक वर्षों में जो सार्वजनिक क्षेत्र की इम्पोर्टेंस है उसको क्लासिकल अर्थशास्त्री नहीं समझ पाए थे और उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की अवहेलना की थी और वो गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते थे या वो नहीं चाहते थे। तीसरा है प्रौद्योगिकी को कम महत्व, लेस इम्पोर्टेंस टू टेक्नोलॉजी।
प्रौद्योगिकी को कम महत्व, यानी लेस इम्पोर्टेंस टू टेक्नोलॉजी। विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का कार्य क्लासिकी सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण कमी। औद्योगिक क्रांति के महान आविष्कार विरले और असामान्य समझे जाते थे, लेकिन विकासशील राष्ट्रों ने तीव्र आर्थिक विकास पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है उसे समझने में क्लासिकी असमर्थ थे। आज हम देखते हैं जो भी विकसित राष्ट्र हैं वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व की वजह से हैं। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को समझा, लेकिन क्लासिकल अर्थशास्त्री प्रौद्योगिकी के या टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवास्तविक नियम, अनरियलिस्टिक लॉज। रिकार्डो तथा माल्थस जैसे क्लासिकी अर्थशास्त्रियों का मत कि पूंजीवादी विकास का अंतिम परिणाम स्थिर अवस्था है, दो मान्यताओं पर आधारित है। घटते प्रतिफलों का भूमि पर लागू होना तथा माल्थस का जनसंख्या विषयक सिद्धांत। उन्नत राष्ट्रों में कृषि उत्पादन की तीव्र वृद्धि ने सिद्ध कर दिया कि क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने भूमि के संबंध में घटते प्रतिफलों के निवारण में प्रौद्योगिकीय प्रवृत्ति की क्षमताओं का कम मूल्यांकन किया। इसी प्रकार पश्चिमी दुनिया में प्रवर्तमान जनसंख्या प्रवृत्तियों ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया। माल्थस सिद्धांत के नितांत विपरीत जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी कि खाद्य पूर्ति से बढ़ जाए, और दूसरी ओर जनसंख्या की वृद्धि की अपेक्षा कृषि उत्पादकता बहुत तेजी से बढ़ी। तो ये कुछ अनरियलिस्टिक लॉज हैं जो कि भूमि के घटते प्रतिफल और माल्थस का जनसंख्या विषयक सिद्धांत, ये और इन पर आधारित कुछ नियम हैं जो कि अवास्तविक हैं, जबकि ये दोनों ही बाद में विपरीत यानी गलत साबित हुए। खाद्य आपूर्ति काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और जनसंख्या भी बढ़ी, लेकिन उतना तीव्र गति से नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब इन अवास्तविक नियमों की वजह से क्लासिकल अर्थशास्त्री सिद्धांत को नहीं समझ पाए। नेक्स्ट है मजदूरी व लाभ की गलत धारणाएं, रॉन्ग नोशंस अबाउट वेजेस एंड प्रॉफिट्स। मजदूरी निर्वाह स्तर पर ही नहीं रही है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर पर रह जाती। मुद्रा मजदूरी में निरंतर वृद्धि होती रही है, जबकि लाभ की दरों में तदनुरूप कमी नहीं आई है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि लाभ कम होते जाते हैं, लेकिन इतने कम नहीं होते, और परिपक्व अर्थव्यवस्थाएं स्थिर आर्थिक व्यवस्था में नहीं पहुंची हैं। तो जो अर्थव्यवस्थाएं विकास कर गई वो अल्टीमेटली स्थिर आर्थिक व्यवस्था पे नहीं पहुंची हैं। तो ये मजदूरी और लाभ की जो धारणाएं हैं क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की, ये गलत सिद्ध हुई। और लास्ट है अवास्तविक विकास प्रक्रिया। अवास्तविक विकास प्रक्रिया 6 पॉइंट, अवास्तविक विकास प्रक्रिया। क्लासिकी मॉडल ने ऐसी स्थैतिक अवस्था का रूप धारण कर लिया जिसमें परिवर्तन तो था, परंतु एक संतुलन बिंदु के गिर्द, जिसमें प्रगति वृक्ष की भांति नियमित, एक रूप एवं निरंतर थी। पर आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया की यह व्याख्या संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जैसा कि आजकल समझा जाता है, आर्थिक वृद्धि एक रूप तथा निरंतर नहीं बल्कि रुक रुक कर होती है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो आर्थिक वृद्धि एक सीधी प्रक्रिया नहीं है, एक जैसी प्रक्रिया नहीं है, संतुलन बिंदु के इर्द गिर्द वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये परिवर्तित होती रहती है, कम होती रहती है, अधिक होती रहती है, रुक रुक कर होती है। तो इस तरह से आर्थिक विकास की प्रक्रिया चलती है वास्तविक तौर पर। तो ये आज हमने क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमने अध्ययन किया है।
आई होप आपको समझ में आया होगा. सो प्लीज़ इसको रिवाइज भी कीजिए और थैंक यू सो मच. थैंक यू.